नमस्कार प्यारे साथियों, टॉपर्स टेल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय गौर और आज हमारे साथ में बहुत ही खास गेस्ट जो कि है प्राची त्रिपाठी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 5 है। आज सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू और थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम प्राची त्रिपाठी है और मेरी स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है SGS ITS इंदौर से ही। और CGL 22 मेंस में मेरा रॉ स्कोर 6 मार्च वाली शिफ्ट में 350 है। सबसे पहले तो आप बताइए कि रिजल्ट आने बाद आपको कैसा लग रहा है और आपके फैमिली और फ्रेंड का क्या रिएक्शन है? मैं बहुत खुश हूँ। सालों से जिस चीज़ के लिए वेट किया है, जब वो आपको मिल जाती है तो आपको समझ नहीं आता आपको खुश होना है, रोना है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो थोड़े टाइम के लिए। जब आंसर की रिलीज हुई तो मुझे मेरे फ्रेंड्स का फोन आया तो बहुत डर लग रहा था, ऐसे शिवर कर रही थी कि मैं आंसर की कैसे चेक करूं, क्या पता कितने क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। फिर जब आंसर की मैच किया तो मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चंस गलत थे और मेरे 122 अटेम्प्ट थे तो 118 करेक्ट थे, तो मेरा रॉ स्कोर 350 बन रहा था। तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया पहले, क्योंकि उन्हीं का फोन आया था कि आंसर की रिलीज हुई है, तो उन्हीं को बताया कि 350 रॉ स्कोर है, तो वो बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थे। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे फ्रेंड्स थे और मुझे तो थोड़ी देर तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ या किसी और के आंसर की तो नहीं है, मैंने गलत चेक तो नहीं कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में। फिर मैंने मेरे पापा को बताया सबसे पहले, क्योंकि सबसे आसपास वो मुझे वही दिखे, तो मैंने सबसे पहले पापा को बताया तो वो बहुत खुश हुए। थोड़े टाइम तक मतलब उनका रिएक्शन भी एक ब्लैंक ही था, क्योंकि हमेशा पहले सिलेक्शन होना, बहुत सिलेक्शन के करीब होना, फिर लिस्ट से बाहर हो जाना, ये बहुत टाइम से चल रहा था। और लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो जाता था, तो एकदम से खुशी समझ नहीं आती जब ऐसा होता है। और आप जब सब ठीक होने लगता है तो आपको बिलीव ही नहीं होता कि सब ठीक हो रहा है। तो पापा बहुत खुश थे। फिर मम्मी को, मेरी सिस्टर को बताया, वो सब बहुत एक्साइटेड थे, वो पूरी शाम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी, सबके मार्क्स हमने डिस्कस किए और वो लोग बहुत ही ज्यादा उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, जो मुझे नहीं आ रहा था। मेरी फैमिली जब खुश हुई, पहले जब वो दुखी थे और फिर जब आंसर की बाद वो खुश हुए, तो मुझे एक डिफरेंस फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ लाइफ में चेंज हुआ है। फिर मैंने कहा कि मुझे किसी को नहीं बताना। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे किसी को मत बताना कि आंसर की के बारे में, मुझे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक मैं किसी को बताना नहीं चाहती। फिर वो तो धीरे धीरे खैर पता चल ही जाता है। फिर जब रिएक्शन आए रिलेटिव्स के, आसपास के लोगों के, जो टीचर्स थे, मेंटोर्स हैं, उनको बताया और उनके रिएक्शन से रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है और कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में। और रिजल्ट आने तक भी एक डर था। जब प्रेफरेंस फॉर्म आया था तो प्रेफरेंस फॉर्म भरना था, तो मेरी फैमिली वाले भी नर्वस थे और मैं भी नर्वस थी, जबकि बात सिर्फ 2 मिनट प्रेफरेंस फॉर्म भरने की थी। बट लाइफ में इतना कुछ अच्छा होते होते बुरा हो गया था कि अब जब तक सब अच्छा हो नहीं जाता, बिलीव ही नहीं होता कि कुछ अच्छा हुआ है। तो मुझे याद है प्रेफरेंस फॉर्म जिस दिन मैंने भरा था उस दिन सर्वर डाउन चल रहा था और मैं इतनी परेशान थी। मुझे थोड़े से एंजाइटी इश्यूज भी हैं, तो मैं इतनी ज्यादा मुझे एंजाइटी हो रही थी उस दिन। मेरे फ्रेंड्स ने बोला नहीं सबसे पहले प्रेफरेंस फॉर्म तेरा ही भरेंगे, डोंट वरी। और मैं जैसे तैसे काम हुई और जब प्रेफरेंस फॉर्म भर गया, जब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा शांति मिली कि अब ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होने वाला, अब सब सही होगा। अब मतलब हाँ, थोड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है जब बुरा फेज होता है, एकदम से कुछ अच्छा होता है तो बहुत टाइम लगता है अपने आप को समझाने में कि अब सब ठीक होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा। तो लाइफ तो चेंज हुई है, पूरी चेंज हुई है। आई थिंक पहले जो मुझसे सजेशन नहीं लेते थे, बुरा तब लगता था जब अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं, लाइक जो सिबलिंग्स होते हैं, जो कजिन्स होते हैं, वो आपसे सजेशन नहीं लेते हैं तो आपको बुरा लगता है। लेकिन अब वो मुझसे सजेशन लेते हैं, अब उनके लिए मैंने कुछ अचीव किया है। और मेरा भाई है राहिल, वो मुझे बोलता है कि दीदी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो लगता है कि हाँ अब लाइफ चेंज हुई है। ओके, और आपकी प्रेफरेंस क्या रही थी वैसे? मेरी तो ITI ही थी। और उसके बाद में क्या क्या डाला जा रहा है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी, सेकंड थी GST और फिर मैंने डाला था MEA।
ओके, आपने कभी एमबीए में जाने की नहीं सोचा? एमईए मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहती, हम्म, और इनकम टैक्स से ही एसएससी की शुरुआत हुई थी। आज भी अगर एसएससी किसी को समझाना होता है तो उसको रेफरेंस ही इनकम टैक्स किया दिया जाता है। तो फॉर मी एसएससी इज इनकम टैक्स हमेशा से। तो आपकी एसएससी की स्टार्ट कैसे हुई? कहाँ से आपने स्टार्ट किया एसएससी? पहले मैं पीएससी करने का सोच रही थी। मेरी मम्मा एएसआई है मध्य प्रदेश पुलिस में, तो मुझे पता था कि गवर्नमेंट जॉब का चार्म और सुकून क्या होता है। तो जाना गवर्नमेंट जॉब में ही था, प्लेसमेंट नहीं चाहिए था हमेशा से ही, तो मैंने कभी उस चीज पे फोकस नहीं किया। फिर जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी तो मेरी फ्रेंड है तना और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। तो हमने सोचा कि पीएससी करते हैं, बट एमपीपीएससी का जो है थोड़ा डिले चल रहा है। प्लस उस टाइम हमारे कॉलेज में मतलब इतना टाइम नहीं होता था कि हम बहुत ज्यादा पढ़ सकें। और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की है। हाँ, तो इंजीनियरिंग मतलब लास्ट ईयर में इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, तो टाइम नहीं होता ज्यादा पढ़ने का। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश भी अच्छी खासी थी हमेशा से, तो इसलिए एसएससी बहुत ही ज्यादा सही लगा ऑप्शन कि मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, थोड़ी सी जीएस पढ़नी है। तो इसलिए हमने सोचा कि एसएससी से जॉब ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी करना होगा लाइफ में आगे जैसा भी ठीक लगेगा वैसा करेंगे। बट एसएससी करते करते ही 3-3.5 साल हो गए। आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? 2019 से। ओके, और 2019 हाँ 2019 से जब लास्ट ईयर था तब। आपका पहला अटेम्प्ट कौन सा था? 2019 वाला ही था जो 2020 में हुआ था। ओके, तो आप पहले तो आपके अटेम्प्ट के बारे में बताइए, फिर आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम जानेंगे। मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन थी। तो उस टाइम मेरा सीपीओ क्वालिफाई हुआ था, तो फिर मैं थोड़ा सा रनिंग वगैरह में उस तरफ मैंने सोचा। एसएससी सीपीओ भी कभी टारगेट रहा है या सीजीएल? नहीं, टारगेट कभी भी नहीं था, हमेशा सीजीएल ही टारगेट था। बट ऐसा होता है ना कि अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो सीजीएल तो आप सारे पेपर दोगे। तो इसलिए फिर जब वो क्वालिफाई हुआ तो सोचा कि रनिंग कर लेते हैं, पर फिर वो नहीं हुई। और एनटीपीसी की एग्जाम थी उस टाइम, तो फिर मैं पढ़ने लग गई और फिर सीजीएल ही टारगेट रहा। क्वालिफाई एग्जाम हुई, प्री हुआ, एफकेट भी क्लियर हुआ था, बट फिर मैं एसएसबी में नहीं गई क्योंकि हमेशा से करना सीजीएल ही था। मुझे पता था कि मैं कुछ और करके कहीं और कोई और पोस्ट पे चली भी गई तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। जब तक मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन जाती मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता। तो वो मुझे हमेशा से पता था, इसलिए मेरा टारगेट हमेशा से सीजीएल ही रहा है। ओके, और आपके कितने, शायद आपने 4 अटेम्प्ट दिए होंगे? हाँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट। तो आप वन बाय वन आपके अटेम्प्ट के बारे में बताइए। हाँ, 2019 में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2020 में मैंने डीवी दिया था बट मैं मेरिट आउट हो गई थी। और 2021 में तो मेरे अच्छा स्कोर था, लाइक 506 था 600 में से, और मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट कोई पोस्ट किसी रीजन में मुझे मिल ही जाएगी, मैं लिस्ट से बाहर नहीं होंगी, मुझे ये तो पता था। पर डिस्क्रिप्टिव में मेरा स्कोर सिर्फ 35 ही था। फिर मैं डीवी देने नहीं गई और मैंने पूरा फोकस 2022 पे किया। ओके, और फिर आप जैसे 4 अटेम्प्ट दिए आपने, तो आपने वन बाय वन क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया अपने इसमें? क्या आपने लगा कि ये गलती मैं कर रही हूँ और कहाँ आपने लगा कि ये सही है, और आप ये बताना चाहेंगे कि ये करना चाहिए? जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मॉक नहीं दिए थे, मतलब पता ही नहीं था, सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन थी और पेपर था, पता ही नहीं था कि मॉक भी लगाना होता है या मॉक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। 2020 में प्री दिया, प्री अच्छा गया क्योंकि प्री के मॉक वगैरह दिए थे। आई थिंक 160 के अराउंड था प्री में। तो फिर मेंस आया, तब हम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, पहले प्री के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर हम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो प्री तो ठीक गया बट मेंस में इंग्लिश का स्कोर तो अच्छा था पर मैथ्स का कम रह गया थोड़ा सा। तो फिर मैं डीवी देने गई थी बट मेरिट आउट हो गई। 2021 में जब मतलब ये सब एकदम ग्रेजुअली हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहले प्री के बारे में नहीं पता था, एग्जाम भी रुकी हुई थी तो सारी एक साथ में। हाँ, वो लॉकडाउन खुला, एकदम कोरोना खत्म हुआ और एग्जाम कुछ महीनों के डिफरेंस में थी। तो पहले प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो पहले प्री के लिए प्रिपेयर किया। फिर 2020 में लगा मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर मेंस के लिए प्रिपेयर किया। 2021 में जब प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर किया तो डिस्क्रिप्टिव ने कम मार्क्स दिए और मैं वहां से प्रॉब्लम हो गई।
और फिर 2022 में सारा पैटर्न ही चेंज हो गया, डिस्क्रिप्टिव हट गया। डिस्क्रिप्टिव हट गया। मैं बहुत खुश थी डिस्क्रिप्टिव के हटने से, मैं बहुत खुश थी। मुझे पता था कि अब लक बेस्ड नहीं होगा, अब मेहनत बेस्ड है। अब ऐसे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स आ जाए। और क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी पूरी ये एसएससी में? आपने कहाँ से कोचिंग की और क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो किया आपने? 2019 जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी उसके पहले भंवरकुआ से, स्कॉलर्स एकेडमी। ओके, इंदौर से। हाँ। ओके। और अभी 2021 मेंस के पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैथ्स में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मैंने आभास सर का सुपर 100 का बैच लिया था। वो 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो गया था, तो वो मैंने पढ़ा था। बाकी 2022 के टाइम पे तो ना मैंने कोई बैच लिया, ना मैंने कोई कोचिंग ली, बस मुझे जितना आता था, जो भी मैंने पढ़ा था वो मैंने बस रिवाइज किया और अपने वीक पॉइंट्स पे मैंने थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया। और कोचिंग से आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई, जैसे कि आप जहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते थे वहाँ हुआ? कोचिंग, अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहा है और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, लाइक अभी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या बहुत बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर से सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, आई थिंक उनके लिए कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ कैसे करना है, प्लस आपको पता चलता है कि आपके आसपास का कंपटीशन कैसा है, और आपको जो मेंटोर्स मिलेंगे जो गाइड करने के लिए आपके आसपास लोग होंगे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो आपको सब चीजें बता पाएंगे। वो थोड़ा सा एक मेरे हिसाब से कोचिंग का वहाँ बेनिफिट होता है। बाकी कोचिंग या किसी का कोर्स या कुछ भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, आप ही अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। आपको अगर यस डेफिनेटली आपको अपने बारे में जितना ज्यादा पता होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, अगर आपको वो पता है तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। ओके। और फिर कोचिंग आपने कंप्लीट की, उसके बाद में क्या किया आपने? कोचिंग कंप्लीट की, फिर हम लाइब्रेरी जाते थे, और 2021 के पहले मैंने आभास सर का कोर्स लिया था। क्या क्या बुक लिस्ट रही आपकी? बुक लिस्ट तो मेरी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही, मतलब जो सभी एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं वो बुक्स, मतलब कुछ जो मस्ट बुक्स होती हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट है, ब्लैक बुक है, और एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है वो है, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी है। आई थिंक स्पीडी इज द बेस्ट, मतलब करंट अफेयर्स अगर आपको सच में पढ़ना है और आप चाहते हो कि 80% करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाए एग्जाम में, तो स्पीडी से हो जाएंगे, पर आपको शिद्दत से एक एक पेज एक एक लाइन को याद करना होगा। ओके। हाँ। एक बार आपका सेक्शन वाइज रॉ स्कोर बताएंगे दर्शकों को? हाँ, सेक्शन वाइज मेरा रॉ स्कोर मैथ्स में तो मेरे 90 और 90 थे, फुल स्कोर था। रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो 86 था 90 में से, और इंग्लिश में 135 में से 127 था, 2 क्वेश्चन गलत थे, और जीके में मैंने 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और एक गलत था, तो 47 मेरा स्कोर था। 75 में। आपने कहाँ से कौन से मॉक दिए वैसे? मॉक्स मैंने इस बार सारे लिए थे, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, एसएससी बाबा, ग्रेड अप, मैंने सारे मॉक्स लिए थे। और मैं सेक्शनल मॉक लगाती थी, जैसे जब 5-10 मिनट के लिए भी ब्रेक चाहिए होता था पढ़ाई से, तो मैं सेक्शनल मॉक लगा लेती थी। जीके के, इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं मैं वो लगा लेती थी। बट आई थिंक सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो है ऑलिव बोर्ड का जो लाइव टेस्ट होता है, जो संडे, हाँ जो वीकली होता है, सैटरडे संडे के लिए, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है, और उसमें आपको रैंक और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आपको पता चलता है। तो आई थिंक ऑलिव बोर्ड का जो वीकली टेस्ट होता है वो लाइव वाला, वो तो लगाना ही चाहिए, उसको एनालाइज अच्छे से कर लेना चाहिए, और टेक्स्ट बुक भी लगा सकते हैं। ऑलिव बोर्ड मैंने सबसे ज्यादा इस बार लगाए थे। आप आपके टेस्ट के मार्क्स बताएंगे कुछ, मतलब क्या एवरेज स्कोर रहता था आपका? हाँ, मेरे 390 में से एवरेज स्कोर 310 315 रहता था, और मैक्सिमम स्कोर मैंने अचीव किया था 337, तब मेरे ऑलिव बोर्ड में 9 रैंक थी। ओके, तो परसेंटाइल ये 99 के आसपास ही हमेशा रहता होगा? 95। ओके, तो और आपकी मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? मॉक अटेम्प्ट जैसे पैटर्न चेंज हुआ था तो एकदम से डर था कि 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा सबसे बड़ा डर वही था कि इंग्लिश और जीके के लिए तो इनफ टाइम है, बट मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम 1 घंटे
60 क्वेश्चंस Is थोड़ा, not enough. हाँ। Okay. तो मैंने वो पहले नहीं दिया था। मैं पहले इंग्लिश और जीके का ही मॉक देती थी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई। उसके बाद फिर मैं सेक्शनल मैथ्स और रीजनिंग का मॉक देती थी। फिर मैंने धीरे धीरे पूरा मॉक देना शुरू किया। प्लस एक गलती इस बार लोगों ने और की है, वो है कि कंप्यूटर के मॉक को इग्नोर किया है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने नहीं किया। और बहुत सारे बच्चे इस बार कंप्यूटर के जिनके 330 प्लस भी मार्क्स है वो भी बाहर हुए हैं। हाँ, तो कंप्यूटर का मॉक भी मेरे हिसाब से देना चाहिए। और जब एग्जाम पास में हो जाती है तो उसके 1-2 महीने पहले से रोज मॉक देना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ नहीं पाते हैं, बट 1-2 घंटे का भी अगर टाइम है तो उसमें मॉक रोज देना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील होगा, मार्क्स में बहुत इंक्रीज होंगे मार्क्स। प्लस आपको पता भी चलेगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लाइक आप एक बार में ही देती थी पूरा मॉक या हाँ पार्ट में, जैसे कि? हाँ, पूरा मॉक एक बार में अटेम्प्ट करती थी। और पूरा मतलब जैसे कि 2 घंटे का जो मॉक होता है, आप 2 घंटे में एक बार ही उसको देखती थी या उसका भी स्ट्रेटेजी रहती थी? कोई बहुत सारे बच्चे उसे 2 या 3 बार में देखते हैं। हाँ, अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे पहले मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन होता था, तो मैं फर्स्ट मैथ्स होता था तो मैथ्स सॉल्व कर लेती थी। उसमें जैसे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो एकदम क्लिक नहीं हुए, फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हुआ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं उसको छोड़ देती थी। फिर मैं रीजनिंग सॉल्व करती थी और मैथ्स रीजनिंग के मिला के फिर 6-7 क्वेश्चन बच जाते थे। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा मैथ्स और 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में बच ही जाते थे। हाँ, और वो बचाना जरूरी होता है कभी कभी। और कोई न्यू बच्चे आते हैं तो उनको शायद उससे ज्यादा भी होंगे ही। हाँ, मतलब ऐसा कि जो फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन देख के क्लिक नहीं हो रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, या आपको लगे कि ये टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर आप बाकी जो इजी क्वेश्चंस है वो भी इजीली नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ठीक तरीके से पेपर सॉल्व किया, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो छोड़ते गए, तो जब आप बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आओगे तो आप कहीं ना कहीं से उसको सॉल्यूशन निकाल लोगे। ऐसा मेरे साथ पेपर में हुआ था। हाँ, मैथ्स में भी जैसे देखा जाए वो यूनिट डिजिट वगैरह से या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे टाइम बचता है, तो कर सकते हैं। जब पेपर अच्छा जा रहा होता है तो आप 1-2 क्वेश्चन तो बहुत इजीली, ऐसा लगेगा कि भगवान ने आंसर बताया आपको, इतनी इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, तो वो मुझे नहीं आ रहा था और वो मेरे पेपर में पहला क्वेश्चन था। मैंने जैसे पेपर खोला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन और वो मुझे नहीं आ रहा था और कुछ सेकंड्स वेस्ट भी हो गए थे, पर मैंने उसको छोड़ा और मैंने उसको आगे सॉल्व किया पूरा पेपर। फिर लास्ट में भी 2 या 3 मिनट थे, तो उसमें मुझे नहीं समझ रहा था कि मैं वो कैसे सॉल्व करूं, बट फिर मैंने जैसे तैसे कोई सा तो फॉर्मूला लगा के कैसे तो भी उसका आंसर में मैं पहुंच गई। वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे पहुंची, बस पहुंच गई। तो जब पेपर अच्छा जा रहा होता है और लास्ट में आपको पता है कि आपके पास 2 या 3 मिनट है और आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप उसका आंसर कहीं से भी ले आओगे। हाँ, ठीक है। और आप एनालिसिस कैसे करती थी और आप एनालिसिस के नोट्स भी बनाती थी? एनालिसिस के नोट्स मैंने पहले अटेम्प्ट्स में बनाए हैं, बट इस बार ही एनालिसिस में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही होते थे जो नहीं आते थे पेपर में, और वो फिर बाद में अगर उसको सॉल्व करने बैठो तो वो आ जाते थे। तो कभी लगा नहीं कि नोट्स बनाने की जरूरत है। बट हाँ, अगर ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या नहीं आ रहे तो नोट्स बनाना ठीक ऑप्शन होता है, बना लेना चाहिए। अभी के पैटर्न के हिसाब से भी बनाना चाहिए, मतलब? हाँ, मतलब अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, 4-5 गलत हो रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में, तो फिर आप लिख सकते हैं। बट अगर 1-2 गलत हो रहे हैं, 1-2 सिली मिस्टेक हो गई, तो फिर नोट्स बनाना। आप एक तो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी पेपर में प्री में बाहर हुए, किसी में मेंस में हुआ, किसी में टायर 3 में हुए, और अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है। खैर, बाकी प्रॉब्लम तो आपने फेस की होगी, आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया? प्रॉब्लम्स को ऐसे टैकल किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कभी कभी लाइफ में डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। आपको या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, या तो फिर आपकी लाइफ वो होने वाली है जो आप कभी नहीं चाहते। लाइक जब एक एज हो जाती है गर्ल्स की स्पेशली, तो उनके ऊपर सोसाइटी का, शादी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो या तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं वैसे अपनी जिंदगी जी पाऊं जैसे मैं हमेशा से जीना चाहती थी, या तो फिर मैं शादी करके और वो लाइफ जीऊं जो मैं कभी नहीं जीना चाहती। तो मेरे मन में वो था कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मुझे परफॉर्म करना ही होगा। प्लस आसपास के जो लोग होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है,
आप उनसे थोड़ी देर अगर दिन में बात करो तो आप बहुत सारा एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो और वो आपको होप देते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मम्मी से रोज मिनिमम 10 मिनट बात करती हूँ और उससे मेरा जो भी स्ट्रेस है दिन भर का वो काफी रिलीज हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उस टाइम डिप्रेशन का भी टाइम था क्योंकि एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था फाइनली और मैं डीवी में नहीं जा पाई क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की जो कंप्लीशन था वो जून 19 में हुआ था और उन्होंने मांगा था मार्च 19 में और ये डीवी के कुछ दिन पहले ही पता चला। और CGL 21 का टियर 3 का स्कोर भी तभी आया और फिर मैंने डिसाइड किया मैं डीवी में नहीं जाऊंगी। तो ये सारी चीजें एक टाइम पे हो रही थी और CGL मेंस था मेरे सामने, तो मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो भी गलत गलत हो रहा है वो एकदम से सही हो जाए। तो मुझे परफॉर्म करना ही पड़ा। मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो भी समझते थे कि मेरी कंडीशन क्या है। तो वो मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देते थे। और मेरे मामा मामी मेरे घर के काफी पास में रहते हैं, तो मुझे जब भी लो फील होता था तो मैं उनसे बात करती थी, मेरी मासी से, जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे फोन पे थोड़ी देर बात करके, थोड़ी सी बैक बिचिंग करके अच्छा लगता है। तो वो बस आपको अपने बारे में मुझे अपने बारे में बहुत पता है कि मुझे कैसे अच्छा फील होगा और फिर मैं लो फील जब होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छा फील हो। मेरी कजिन है, मेरी सिस्टर है और मुझे जिनसे भी बात करना अच्छा लगता है, जिन टॉपिक्स पे भी बात करना अच्छा लगता है, मेरी BFF है, तो मैं उन सब से बात करने की कोशिश करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ और फिर वो मुझे अपने अपने रिव्यूज देते हैं कि ऐसे ऐसे सब ठीक होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो डिप्रेशन से निकलने में इन लोगों ने और चीज़ों ने हेल्प किया। ओके, तो आपकी एसएससी की जर्नी में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा? फैमिली के सपोर्ट के बिना तो लाइफ में कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो प्रॉब्लम्स भी छोटी हो जाती हैं और आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर पाते हो। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसका 100% अचीव कर पाते हो। तो मम्मी पापा, मेरी सिस्टर है छोटी, तो उन सब ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जब भी मैं लो फील करती थी या जब भी लगता था कि अब नहीं हो रहा है तो मेरे पापा बोलते थे कि बिजनेस है, कोई बात नहीं, वो संभाल लेना। तो कभी भी ऐसा फ्यूचर को लेके फाइनेंशियल जो एक प्रॉब्लम होती है कि हाँ, एक फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है फ्यूचर को लेके, वो नहीं था पापा की वजह से। और मेरी सिस्टर भी मुझे काफी मोटिवेट करती थी, एनकरेज करती थी और उसने मेरा हमेशा लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है। लाइक कोई मुझे कुछ बोलता था तो उसको मुझसे ज्यादा हर्ट हो जाता था कि मतलब क्यों बोल दिया, या वो मुझे समझाती थी कि सब एक दिन सही हो जाएगा और उस दिन ये सारी बातें मायने नहीं रखेंगी, अभी तू बस पढ़। तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट के बिना तो मेरे ख्याल से कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा शायद ही हो पाता। तो फैमिली तो जैसा कि कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिन रात सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते हैं और कहीं और ध्यान नहीं देते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको पढ़ाई के अलावा भी कुछ और भी करना चाहिए ताकि उनका मन पढ़ाई में भी लगा रहे और कहीं और पे भी लगा रहे। हाँ, डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी सिचुएशन ऐसी थी कि डिप्रेशन में मैं ऑटोमेटिकली चली गई। बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ मतलब उनका कभी रिजल्ट खराब हो जाता है तो वो 24 घंटे मतलब उनको पढ़ना है तो पढ़ना ही और कुछ सोचते भी नहीं है, तो इस वजह से और ज्यादा परेशान होते हो। हाँ, मेरे हिसाब से जो आसपास के लोग होते हैं, जो क्लोज वंस हैं, वो आपसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते कि इस टाइम मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना है और मेरी लाइफ ठीक कैसे होगी, बट वो जानते हैं कि आपकी लाइफ ठीक कैसे होगी और आपको क्या करना है। तो आप उनसे बात करो, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे आपके मन में नहीं रहेंगी वो। कभी कभी ऐसे होते हैं बहुत सारी चीजें सिर्फ मन में है और आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो और वो डिप्रेशन का रीजन बन जाती है। तो मेरे हिसाब से बात करना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बात करना पड़ेगी। हाँ, अगर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, करियर से रिलेटेड नहीं है, कोई भी बात है और किसी से भी रिलेटेड है तो आपको उससे जाके बात करनी होगी। आप जब तक उससे बात नहीं करोगे आप बता नहीं पाओगे कि आप क्या फील कर रहे हो और बात करने से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक रूम में बैठ के पढ़ना अच्छी बात है, बट दिन भर में आधा घंटा बात करना, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, किसी और टॉपिक पे, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, और इसके बाद में अपन बात करेंगे पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में। आपका क्या शेड्यूल रहता था वैसे पढ़ाई को लेके? आप डे पर्सन है या नाइट, और लाइब्रेरी में पढ़ते थे या सिर्फ घर पे ही?
पहले तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, लाइक जब कोचिंग खत्म हुई तो उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाती थी। बट 21 के मेंस के टाइम से ही मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब वर्किंग है, तो घर पे कोई होता नहीं है, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं घर पे ही पढ़ती हूँ। और मैं बिल्कुल भी सुबह उठने वाली पर्सन नहीं हूँ। मैं 11 बजे उठती थी और 4 बजे तक पढ़ती थी। मुझे वही कंफर्टेबल लगता था, और मुझे लगता था कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सुबह उठ के पढ़ना जरूरी नहीं है। और मैंने कोशिश भी की मैं सुबह उठ के पढूं, पर मुझसे नहीं हुआ, तो वो पूरा दिन ऐसा लगता था पूरा वेस्ट हो गया है। बट 11 बजे उठ के पढ़ना और 11 बजे उठना, थोड़ी देर फोन चलाना और फिर उसके बाद रेडी होके पढ़ना, तो ये मेरा स्केड्यूल था। रहता था कौन से टॉपिक को आप कितना टाइम देती थी? मेरा मैथ्स काफी हद तक प्रिपेयर्ड था 21 मेंस के टाइम से ही, तो मैं मैथ्स को कम टाइम देती थी, रीजनिंग को ज्यादा टाइम देती थी। इंग्लिश मेरी अच्छी थी हमेशा से, मैं उसमें अच्छा स्कोर करती थी, तो मैं इंग्लिश को कम टाइम देती थी, जीके को ज्यादा टाइम देती थी, और कंप्यूटर में रोज पढ़ती थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का डर था हमेशा से कि कभी ऐसा हुआ कि अच्छा स्कोर हुआ बट कंप्यूटर की वजह से मैं अपनी डिजायर्ड पोस्ट ना ले पाई। तो मैं कंप्यूटर पढ़ती थी, मैं प्री के टाइम से ही कंप्यूटर पढ़ रही थी। अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, मैं उसको रोज 1 घंटा पढ़ती थी। और इंग्लिश में भी जो मैं एक चैप्टर रोज पढ़ती थी, प्लेन्थ टू पैरामाउंट से ग्रामर का, और वोकैब जो प्रीवियस ईयर जो मुझे थी वो मैं रिवाइज करती थी रोज। मैथ्स के 100 क्वेश्चंस मैं रोज करती थी, और रीजनिंग के भी 60-70, और इजी टॉपिक हुआ तो 100 क्वेश्चंस उसके भी मैं करती थी सॉल्व। और जीके के लिए मैंने लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन होता था वो पढ़ा था, और पिनाकल की प्रीवियस ईयर जीके की बुक मैंने ली थी, और मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा था जीके के लिए। और क्योंकि काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे थे, तो मैंने बोला कि सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स अभी होगा इस 2 महीने में पढ़ने के लिए, तो वो वही होगा, वो पढ़ा था। यूट्यूब पे कभी कभी जैसे फ्री बैठे होते हैं तो कुछ वीडियोस होती हैं, वो वीडियोस में देख लेती थी, जो पहले देखी होती है, फिर वो आप 2x पे करके आधे घंटे में देख लेते हो, रिवाइज हो जाती है चीजें। हाँ, चीजें रिवाइज हो जाती है, तो मैं वो कर लेती थी। और करंट के लिए मैंने स्पीडी पढ़ी थी। ये 2020 के लिए आपने पढ़ा? 2022 के लिए। ओके। और जैसे कि 2022 में शायद पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रही? और अगर 2021 से आप 2022 में टॉपर आई हैं, तो आपने क्या चेंज किया जिससे आपको लगा कि इसमें इस वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है? आई थिंक स्कोर इम्प्रूव हुआ है पहले तो कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि 21 में मेंस तक मेरा स्कोर अच्छा था, तो मुझे पता था कि आता तो मुझे है। प्रॉब्लम है कि पेपर में सॉल्व करना, ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि इनफैक्ट बहुत लोग समझ गए होंगे कि नॉलेज सबको ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। अगर आपको पेपर दे दिया जाए और बोला कि आप 4 घंटे में उसको सॉल्व करो, तो सब लोग शायद पूरे मार्क्स ले आएंगे। बात होती है उस टाइम में उस पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो एक आर्ट, मैं मानती हूँ कि पेपर सॉल्व करना एक आर्ट होती है, वो मैंने डेवलप की मॉक देके। कि किस तरीके से मॉक देना है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा एक क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर बिगड़ सकता है, कौन सा एक क्वेश्चन छोड़ दूंगी तो पूरा पेपर अच्छे से जाएगा। तो वो आप मॉक देके ही समझ पाओगे कि कैसे क्या होगा। और थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है एग्जाम को लेकर भी, कि जैसे टीसीएस एग्जाम ले रहा है तो वो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा टफ क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको मैथ्स आता है, जो कि 2-3 साल से प्रिपरेशन करने वालों को आता ही है, उनको रीजनिंग ही नहीं आती है, पर ये वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमको मैथ्स नहीं, रीजनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बस पेपर एनालिसिस जो अभी पेपर्स आसपास के हो रहे हैं उनका एनालिसिस करके। ओके। और पढ़ाई से रिलेटेड तो आपने लगभग सारी चीज़ें बता ही दी है। आपका फ्यूचर को लेके कोई प्लान है? यूपीएस जैसे कि सारे टॉपर होते हैं, यूपीएससी के लिए लगभग सारे ही टॉपर पढ़ते ही हैं, और इनकम टैक्स पे इसीलिए ऑप्ट करते हैं शायद कि पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है होम स्टेट के अंदर। तो आपका कुछ ऐसा प्लान है? यूपीएससी करने का अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर हाँ प्लान बन जाए तो। ओके। अभी तो आपने कुछ भी नहीं सोचा ऐसा मतलब? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। ओके। आप एसएससी सीजीएल 2022 से गर्ल्स टॉपर हैं ऑल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया से शायद टॉपर ही आप ही है, और शायद ही सेंट्रल इंडिया से कोई टॉपर आया होगा इनकी AR 10 के अंदर रही हो। और
बहुत सारी गर्ल्स भी आपको देख के मोटिवेट होकर एसएससी में आएगी, बहुत सारे नए बच्चे भी आएंगे, तो आप स्पेशली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज तो यही है कि एसएससी की प्रिपरेशन अगर आपने की है तो आप बहुत जल्दी आपके पास जॉब तो होगी, ये तो पक्का है। चाहे वो सीजीएल से हो, सीएचएसएल से हो, सीपीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, इवन स्टेट एग्जाम्स जो है, जैसे अभी पटवारी का, एमपी पटवारी का पेपर हुआ था, तो उसमें भी जो मैथ्स का लेवल था वो एसएससी लेवल ही था, ऐसा रिव्यूज में देखने को मिला। और जिन्होंने भी पेपर दिया उन्होंने भी बताया कि एसएससी लेवल का था। तो मेरे ख्याल से एसएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी, और इसी भरोसे के साथ आपको रोज पढ़ना है। बहुत थोड़े से टाइम की बात है, सिर्फ एक आध साल की बात है। एक आध साल में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप वो ऑफिसर वाली जो फीलिंग होती है वो जब आप महसूस करोगे सिर्फ तभी समझ पाओगे कि वो एक अलग फीलिंग होती है। वो आपने जितना भी मैक्सिमम अच्छा अपने लिए सोचा होगा उससे भी अच्छा होगा। तो बस आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगर गर्ल्स हैं तो प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आएंगी। शादी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, घर वालों से ज्यादा रिलेटिव्स को, आसपास के लोगों को आपकी शादी की फिक्र होगी। तो शादी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बट आपको ही आपके घर वालों को, फैमिली को समझाना होगा कि नहीं, मैं शादी करके एक हाउसवाइफ बनने से अच्छा है कि एक गवर्नमेंट जॉब करूं, मेरी भी एक आइडेंटिटी हो। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स तो होंगी, बट टैकल आपको करना पड़ेगा और स्ट्रांग रहना पड़ेगा। डिप्रेशन भी बहुत लोगों को आ सकता है, क्योंकि सीजीएल में ऐसा होता है कि पहले तो ऐसा होता था कि टियर 3 के मार्क्स होते थे और उसमें तो सब पूरा लक बेस्ड होता था। और लेकिन अभी खैर वो फैक्टर तो हट गया है। फिर भी कभी ऐसा होता है कि अच्छा होते होते और लास्ट में या तो आपने बहुत प्रिपरेशन की हो बट एग्जाम वाले दिन आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो। मतलब कोई आ रहा है एसएससी में तो दो साल मिनिमम के लिए अपने मेंटली प्रिपेयर करके एग्जैक्टली। अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करें तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे कि कोई मतलब लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनमें से एक या दो बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। उनको देख के आ जाते हैं और फिर बाद में आके फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के 6 महीने दे चुके होते हैं और उसके बाद में फिर वो छोड़ भी नहीं पाते और उसको कर भी नहीं पाते। तो इसलिए उनको मेंटली 2 से 3 साल के लिए तो प्रिपेयर होकर आना ही चाहिए। एग्जैक्टली। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको आप अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच गए हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पहुंचे हो तो ऐसा सबके साथ हो रहा है। बस आपको छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन की, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। आपको यही समझना पड़ेगा कि चाहे टॉपर हो या नहीं हो, जिसका क्लियर हुआ है या जिसका नहीं भी क्लियर हुआ है, प्रॉब्लम सबके साथ सेम होती है, बट प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करते हो और कैसे डील करते हो उसके साथ, वही डिसाइड करता है कि आप कहाँ और कितनी ऊंची उड़ान भरोगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स तो आनी है, डेफिनेटली आनी है। डिप्रेशन भी बहुत लोगों को होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सिचुएशन ही लाइफ में ऐसी होती है। आपको यहाँ प्री देना है, मेंस देना है, आप किसी और शहर में जा रहे हो, बहुत होती है कुछ चीजें, बट उन सबको टैकल करके सिर्फ दिन भर पढ़ना है। प्लस ये वाली भी प्रॉब्लम्स होगी कि आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ, किसी की शादी में जाना है रिलेटिव्स के यहाँ, तो ठीक है थोड़ा सा तैयार होंगे, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, रिलेटिव्स से, कजिन से मिलेंगे, अच्छा लगेगा। बट आप शादी में गए, आपको सब पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं, क्या हुआ बेटा, वो वाले एग्जाम का क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो लास्ट मौका है, अब तो कुछ पेपर क्लियर कर ही लो, अब तो जॉब लगी जाना चाहिए थी। तो ये सब भी होगा, नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। बट आपको सिर्फ स्माइल करना है और ओवरथिंक नहीं करना है। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। प्रॉब्लम में कोई, मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ और नॉर्मल रहो जैसे आप थे, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, बट आपको डिटरमाइंड रहना है, रोज उतना ही पढ़ना है, रोज मॉक अटेम्प्ट करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप अपने घर वालों से या मम्मी से स्पेशली अगर आप ऐसा बात करोगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप रिलैक्स फील करते हो जब आप अपनी मम्मी से बात करते हो। तो मम्मी से आप बात करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उनको बताओ, वो भी समझेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी। और मम्मी पापा, सिबलिंग्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो आपको बचपन से जानते हैं, उनको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आपको एनकरेज करेंगे। और बस आई थिंक गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई अपनी लाइफ के 2-3 साल ईमानदारी से दे रहा है, एसएससी में ही चाहे दे रहा हो, वो कोई सी भी जॉब
कहीं ना कहीं पा ही लेगा। हाँ डेफिनेटली, अगर एसएससी ग्रेड पे में डिफरेंस आ सकता है हाँ, लाइफ सेटलमेंट के लिए कोई ना कोई जॉब तो उसको मिल ही जाएगी। डेफिनेटली, मैं तो ये बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आपने एसएससी लेवल की प्रिपरेशन कर ली है तो फिर आप एसआई है, स्टेट एग्जाम जो होती हैं, स्टेट एग्जाम्स होती हैं, और एसएससी में बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं। लगभग सारी एग्जाम अगर सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया तो क्लियर कर सकते हो। हाँ हाँ डेफिनेटली, लेकिन एक चीज होती है, वो होता है लक। लक भी हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका बेड लक ही हो, कभी अपना अच्छा दिन भी आता है। एग्जैक्टली, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आता सब कुछ है। लाइक अगर आप अभी भी जो सिलेक्ट हुए होंगे 3rd या 4th अटेम्प्ट में, अगर आप उनसे पूछें तो वो यही बोलेंगे कि हमको आता तो 1st या 2nd अटेम्प्ट में भी उतना ही था, बट अभी देयर इज अ डिफरेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, बट वो आपका बैड लक बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप पढ़ोगे, आप किसी पॉजिटिव में, भगवान में, पॉजिटिव चीज में बिलीव करोगे, तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी पॉजिटिव ट्रैक पे आ जाएगी। और आपको गिव अप नहीं करना है। किसी दिन वो लक ही आपको कहीं ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं किया। यस, ओके, और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। और तो दोस्तों, ये थी प्राची त्रिपाठी जी की एसएससी की अब तक की जर्नी। और आपको इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और ये आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर करने की पूरी कोशिश करेगी। और ऐसे ही इंटरव्यू के लिए हमारे साथ में बने रहिए टॉप हॉस्टल पर। और एसएससी की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video.